बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है और ये दौरे का दूसरा दिन ही नहीं, आखिरी दिन भी है। दौरे के पहले दिन यानी बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर 200 सीटें जीतकर विजयी होगी। आपको बता दें कि दौरे के दूसरे दिन नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र में, जो कि डायमंड हार्बर है, वहां पर रैली करने पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि शाम में जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। इस बीच हमने आपको यह खबर भी दिखाई कि वहां जब जेपी नड्डा पहुंचे हैं तो उनके काफिले पर हमला भी हो गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, काले झंडे दिखाए गए। नड्डा ने कार्यकर्ताओं से 2021 के चुनाव में राज्य से ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की और इसी के साथ टीएमसी में चल रही अंदरूनी कलह पर निशाना साधते हुए परिवार की पार्टी बताया गया टीएमसी को। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है। बंगाल में अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो अब हम लोग आपके आशीर्वाद से 2021 में लगा देंगे। यहां ममता की सरकार को उखाड़ देंगे और बीजेपी सरकार बनाएंगे। साथ ही बंगाल में बीजेपी की कामयाबी गिनाते हुए नड्डा बोले, बंगाल में बीजेपी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। 9 साल पहले बंगाल में हमारा वोट प्रतिशत 4% था, लेकिन 2014 में हम 2 सीटों पर पहुंचे और हमारा वोट प्रतिशत 18 पहुंचा। 2019 में हमारी सीटें 18 हुई, हमारा वोट प्रतिशत 40 पहुंचा। 2021 के चुनावों में बीजेपी 200 सीटें जीतकर विजय पताका फहराएगी। सारी सौजन्यता, राजनीतिक सौजन्यता भूलकर ममता बनर्जी ने आमदनी किया है बंगाल के कल्चर में, गुंडा और पुलिस का कल्चर, जो हत्याएं कर रहे हैं, घर लूट रहे हैं, घर जला रहे हैं। तो जेपी नड्डा जैसे एक राजनीतिक व्यक्तित्व जो पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस पार्टी का कम से कम 18-19 करोड़ मेंबर हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को काला पताका दिखाना ममता बनर्जी के लिए यही शोभा देता है कि वो इससे ज्यादा उनको कुछ आता नहीं है। प्रश्न का अपने तरह से उत्तर उनके पास है। ममता बनर्जी जिनसे घिरी हुई हैं, आज पीके के कहने पर उनका दल चल रहा है, वो आउटसाइडर नहीं है। ममता बनर्जी के जितने घेरे हुए हैं आईपीएस आईएएस अधिकारी, सारे आउटसाइडर हैं, लेकिन वो आउटसाइडर नहीं है। ममता बनर्जी के दल में आज स्थिति ये है कि ममता बनर्जी का दल ही आउटसाइडर चला रहे हैं, तो वो आउटसाइडर नहीं है। ममता बनर्जी के परिवार में अभिषेक बनर्जी की पत्नी आउटसाइडर हैं, लेकिन वो आउटसाइडर नहीं है। तो ममता बनर्जी हर चीज अपने तरह से 6 और 9 की कहानी देखती है। अंग्रेजी का 6 और 9 जो होता है, वो आप देखेंगे तो 6, मैं देखूंगा तो 9, वही है ममता बनर्जी। तो इससे ज्यादा ममता बनर्जी की राजनीति। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए रुख करेंगे मेहमानों का। आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, साथ ही अवधेश कुमार भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी आपका भी, साथ ही अवधेश जी आपका भी। धन्यवाद। आरपी उपाध्याय जी, सवाल सबसे पहले आप ही से, अवधेश जी के पास बाद में जाऊंगा। आप किस तरह से देख रहे हैं, लोकतंत्र का हवाला दिया जाता है कि देखिए लोकतंत्र में हर एक राजनीतिक दल को, हर एक व्यक्ति विशेष को अपनी आवाज उठाने का हक है। हालांकि कई राज्यों में ऐसा भी बीजेपी पर भी आरोप लगा जहां पर कुछ लोगों की आवाज दबाने का काम किया और विपक्ष ने वहां पर यह हुंकार भरी। लेकिन बंगाल में ममता के किले को भेदने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। 200 सीटें जीतने का मिशन दिया गया, लेकिन यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र तो मार दिया गया है, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। जेपी नड्डा दौरा करने पहुंचते हैं, हमला हो जाता है। आरबी उपाध्याय जी, देखिए, कहीं ना कहीं जो बंगाल की राजनीति है उसमें खूनी संघर्ष का इतिहास रहा है। आप देखेंगे कम्युनिस्टों से लेके चाहे वो ममता जी का आना रहा हो, तो जो एक इतिहास है। अब वो बात अलग है कि जो कम्युनिस्ट के शासन में जो लोग कम्युनिस्ट के साथ थे, वही ममता जी के साथ कहीं ना कहीं आ गए हैं और उसी का परिणाम है। आप देखेंगे कि बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं और सबसे ज्यादा इस तरह का कृत्य होता है जो निंदनीय है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि न वो प्रदेश के हित में है, न देश के हित में, न संविधान के हित में है। ममता जी का जहां तक प्रश्न है, देखिए वो ये देख रही हैं कि बीजेपी जब 18 सीट पे आ गई है तो 22 पर हम हैं, तो एक संभावना उन्हें भी नजर आ रही है और दिख रहा है उन्हें कि बीजेपी जिस मजबूती के साथ बंगाल इलेक्शन को अपने तरीके से लड़ने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कहीं उन्हें सत्ता से बेदखल ना होना पड़े। तो जब लगता है आदमी को मैं सत्ता से बेदखल हो रहा हूं, तो देखिए वो साम दाम दंड भेद
और उसी का परिणाम है कि जो राजनीतिक हत्याएं हैं, आप देखेंगे वर्कर्स की हत्या और वर्करों का खूनी संघर्ष वो देखने को मिल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए बीजेपी को वहां संभावनाएं, अपार लेकिन इतिहास संभावनाएं गवाह है नजर आ- उपाध्याय जी, आप लंबे अरसे से पत्रकारिता के माध्यम से देखते चले आ रहे हैं, आपने समझा है तमाम राजनीतिक विषम परिस्थितियों को, स्थितियों को, चाहे वो देश भर के किसी भी राज्य की रही हो। लेकिन इतिहास इस बात का रहा है कि देखिए जब जब इस तरह के मामले हुए तब तब सत्ता जब ऐसे मामलों पर उतारू हुई तो उसे बेदखल होना पड़ा। जनता कभी बिल्कुल। ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती है। ममता बनर्जी अगर चाहती हैं कि उनकी सरकार बरकरार रहे, बंगाल उनका बना रहे, तो उसके लिए तो उन्हें सबका स्वागत करना चाहिए। भाई आइए, ठीक है, सभी को मौका है, सभी टाल ठोकिए। देखिए लोकतंत्र में होना यही चाहिए कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि भी कोई भी आदमी आए अपनी बात रखे, और वो जनता का फैसला है, वो सर्वोच्च अदालत है जनता की, उस पर बिल्कुल। विश्वास रखें कि जो उसे ठीक लगेगा वो उसको वोट करेगा। लेकिन होता कामोबेश उल्टा है। आप देखेंगे जब आदमी को लगता है मैं हार रहा हूं तो वो सारी सीमाओं को पार कर जाता है। तो टीएमसी को भी ये अपनी हार दिखाई दे रही है, उसी का परिणाम है कि भी ममता दीदी भी बौखलाई हुई है, उनका पार्टी का कार्यकर्ता बौखलाया हुआ है। तो इस तरह की हिंसा देखने को मिल रही है। जिस तरीके का चैलेंज उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी से मिलेगा, लेकिन अब प्रैक्टिकल हो चुका है। उन्होंने देख लिया कि जब 18 सीटें ले सकती है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं बंगाल में सत्ता पर भी काबिज हो सकती है। और देखिए संगठन के मामले में जो देखा जाए तो बीजेपी का कोई सानी नहीं है। ये बात अलग है कि भी वहां सत्ता में नहीं रहे हैं बंगाल में, तो वहां उतना मजबूती के साथ अभी संगठन में बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि शीर्ष नेतृत्व, कभी कोई मिनिस्टर है, आज जेपी नड्डा जी हैं, कल अमित शाह जी हैं, जिस तरीके के बंगाल में दौरे हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं टीएमसी के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा करते हैं। और जिस तरीके से आप देखेंगे टीएमसी में अंदर बगावत हो रही है, टीएमसी के जो टॉप लीडर्स हैं वो छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। उसी के कारण है कि वो इस तरह से बौखला के और इस तरह के काम जो कर रहे कोई हैं। राम नाम के नारे लगा दे, जय श्री राम बोल दे तो बवाल, तो उससे परेशानी दीदी को नृशंस हत्या करवा दी जाती है सड़क पर। बीजेपी के कार्यकर्ता रैली निकाले तो इतनी बर्बरता से उनकी पिटाई की जाती है कि जैसे एक जानवर की पिटाई की जाती है। ऐसी तस्वीरें भी आई आरबी उपाध्याय जी। और देखिए सवाल इस बात का है कि जब सबको अपनी आवाज उठाने का, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो फिर इस तरह की बर्बरता क्यों, इस तरह की बौखलाहट क्यों, और क्या इस तरह से विजय पताका फहरा लेंगी दीदी? देखिए ये संभव नहीं है, बल्कि इससे और परेशानियां बढ़ेंगी ममता जी की, और जो वोट बैंक है वो और खिसकेगा। और मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं वो भी समझते हैं, और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं इनको भी समझना चाहिए कि अब वो जमाना चला गया है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण करके और सत्ता में आ जाएं। आज देखिए हिंदुत्व एक मुद्दा है, और हिंदुत्व को अगर दरकिनार करके या जय श्री राम नारे का या जय श्री राम का विरोध करके अगर आप सत्ता में आना चाहें तो वो शायद अब संभव नहीं है। और मैं नहीं कह रहा हूं, जो भी आप इलेक्शन हुए हैं उन सबके परिणाम उठा के देख लीजिए। तो अब जहां पहले मुस्लिम एकजुट था, तो हिंदू भी कहीं ना कहीं एक ध्रुवीकरण हुआ है, और वो भी ये समझता है। देखिए बंगाल में जिस तरह से आप देखेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों का वर्चस्व कायम होता चला जा रहा है। ये तो रहा ही, ये तो स्थिति है ही। लेकिन अभी हाल फिलहाल मौजूदा स्थिति है, जब जेपी नड्डा का 2 दिवसीय दौरा है बंगाल में, उनको न सुरक्षा मुहैया कराई गई है, न गाड़ी की व्यवस्था कराई गई। वो सब जो है उनके कार्यकर्ता उन्हें घेरा बनाकर जहां जहां रैली है वहां लेके जा रहे हैं, उस पर भी बवाल, उस पर भी काले झंडे, और इतना ही नहीं उनकी गाड़ी पर हमला भी। देखिए इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस तरह का कृत्य एक्चुअल में लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। आप जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ममता दीदी को भी जनता ने चुना है। आप ठीक नहीं कर पा रहे, जनता के पास पहले आज एक विकल्प है, और जनता देख रही है कि भी उस विकल्प की ओर, तो उसको आप सुरक्षा मुहैया न कराएं, या अपनी बात न कहने दें, या रैली न निकालने दें, आप बर्बरता पर उतर आए, तो उसका नुकसान अल्टीमेटली आप देखेंगे कि 2021 के इलेक्शन में कहीं ना कहीं टीएमसी को ममता जी को उठाना पड़ेगा। ठीक है अवधेश कुमार जी, अवधेश जी, ममता दीदी तो भाई आप लोगों के लिए पोशाकें भेजती हैं, प्रधानमंत्री के लिए कुर्ता भेजती हैं, फिर ये बवाल क्यों हो रहा है? क्या कहें? आवाज मिल रही है अवधेश जी आपको? हाँ, आवाज एक बार ठीक से बोल दीजिए, नहीं समझ पा।
अवधेश जी, मैं ये कह रहा हूं, दीदी तो आप लोगों के लिए पोशाकें भेजती हैं भाई। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं एक बार मंच से कि दीदी जो है कुर्ता तक भेजती हैं बढ़िया। फिर ये बवाल क्यों हो रहा है? ये क्यों कार्यकर्ताओं पर इस तरह का अत्याचार, वहां रक्त रंजिश हो रहा है? जेपी नड्डा जाते हैं, उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। देखिए दोनों दो बातें हैं। ठीक है, सम्मान देना एक अलग विषय है और कुर्सी छीन जानी अलग विषय है। ममता जी को ये पता चल गया कि अब उनकी कुर्सी रुकनी नहीं है, अविश्वास जनता में पैदा हो गया है, तो खूनी संघर्ष खेल रहे हैं। आपने तो भविष्यवाणी कर दी, बोले कुर्सी छिन गई। उपाध्याय जी बहुत अच्छा से विश्लेषण किए। मुझे नहीं लगता है कि उपाध्याय जी की बात को हमें काटना चाहिए। मेटल में सारी बात बोल दी है, वरिष्ठ पत्रकार है, अनुभव है इनका, और इन्होंने आकलन बहुत अच्छा से किया है कि खूनी खेल खेल रही हैं ममता बनर्जी जी। ठीक है अवधेश जी, आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। आरबी उपाध्याय जी, आपके पास भी आऊंगा और तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब ममता बनर्जी बंगाल के लिए इतनी समर्पित हैं, उन्होंने चप्पलों में चप्पल पहनकर राजनीति को समझा, नंगे पैर समझा, सड़क पर लड़ाई लड़ी, तब वो सदन पहुंची। लेकिन आज ऐसी क्या वजह रही कि ममता बनर्जी को इस तरह की स्थिति और इस तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं? बने रहिएगा, एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, जल्द लौटूंगा। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫੁੱਫੜ ਜੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बंगाल में बवाल है क्योंकि वोट का सवाल है, और यही एक बड़ी राजनीतिक दृष्टता बनती जा रही है कि बंगाल रक्त रंजिश भी हो रहा है। और अब जब बीजेपी मिशन 200 को लेकर चल रही है तो हालात कुछ और ही हैं। ये कहा जा रहा है कि ममता दीदी की कुर्सी खिसक रही है, इसलिए बौखलाहट है और इसीलिए न वहाँ कानून व्यवस्था रही है, जंगल राज कायम हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से अवधेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय भी हमारे साथ मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय जी, वो दौर भी नहीं भूला जा सकता जब ममता बनर्जी ने संघर्ष की वो लड़ाई लड़ी, फिर चाहे उनके पैरों में चप्पल रही या नहीं रही, उन्होंने भी लेफ्ट के तमाम डंडों को और उनको प्रताड़ना को झेला है। बावजूद उसके जो दीदी, वो कहते हैं ना कि भाई ठोकर लगने से ही बहुत सारी अकल आ जाती है, इतना बड़ा अनुभव रहा है दीदी का। उन्होंने खुद आंदोलन ऐसे इस तरीके के किए हैं, उन्होंने देखा है दौर। लेकिन अब जब वो सत्ता में है, जब वो प्रदेश की मुखिया हैं, तो इस तरह के कृत्य कराएंगी। अब वो वही दोहरा रही हैं, वही चरित्र। देखिए,
जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण और राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, तब से खूनी संघर्ष ज्यादा बढ़ा है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। और देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कम्युनिस्टों के शासन को ममता इस तरह उखाड़ कर और सत्ता पर काबिज हो जाएंगी। तो संघर्ष का मात्रा है उनमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो आज की परिस्थितियां हैं, देखिए परिस्थितियां बदलती रहती है। आज जो परिस्थितियां हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण से कोई सत्ता में आ जाए, वो संभव नहीं है। और जहां तक बंगाल का प्रश्न है, तो वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और वो ये सोचती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कम्युनिस्ट रहे हो चाहे ममता जी रही हो, वो ये सोचते हैं कि भाई जो घुसपैठिए हैं इनको हम साथ रखें, ये हमारा वोट बैंक, वो अपना वोट बैंक मजबूत रखना चाहती हैं। और इसीलिए कई बार आपने देखा होगा दुर्गा पूजा का विरोध करना, दुर्गा पंडाल पर भी कहीं आपत्ति, और जय श्री राम के नारे पर आपत्ति। देखिए, जय श्री राम के नारे पर अगर आपको आपत्ति है, तो मैं नहीं समझता हूं कि आप बहुत ज्यादा दिन तक सत्ता में टिके रहेंगे। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जबकि आपको ये होना ये चाहिए कि भी जैसे 2021 का इलेक्शन आ रहा है, सबको अपनी बात करने का और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का। देखिए, कोई आपसी रंजिश नहीं है, विचारधारा है। बीजेपी की अपनी विचारधारा है, आपकी अपनी विचारधारा है, आप अपनी बात। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है सियासी जमीन नहीं, पारिवारिक दृष्टिकोण से स्थिति लग रही है कि जैसे जमीनों के लिए खूनी संघर्ष हो जाते हैं, उस तरह के हालात लग रहे हैं। देखिए, जब राजनीति का व्यवसायीकरण हो जाएगा, राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा, तो क्या होगा? फिर वो पर्सनल लड़ाई में तब्दील होगा। पहले जनता सेवा के लिए आते थे। आज देखिए, मैं मानता हूं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, हर पॉलिटिकल पार्टी करोड़ों रुपए खर्च करती है। करोड़ों रुपए कहां से आते हैं? वो सब यहीं से आते हैं। और पार्टी में जिस तरीके का एक सिनेरियो, जिस तरह का वातावरण जो पनपा है, वो कहीं ना कहीं देखिए, इसीलिए आम आदमी की सत्ता में भागीदारी नहीं है। बात सब गरीब की करते हैं, गरीबी हटाने की बात करते हैं। भी कांग्रेस भी सत्ता में रही, उसने भी कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी तो नहीं हटी, वो सत्ता से भी चले गए, बेदखल हो गए। लेकिन सत्ता में भागीदारी गरीब और किसान की नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा, चाहे ममता दीदी है, दूसरे पॉलिटिकल जो भी पार्टियां हैं, जब वो इलेक्शन में टिकट देने का वक्त आता है, तो देखिए अरबपति, खरबपति, करोड़पति, कम से कम मिनिमम करोड़पति तो हो, और वो बाहुबली हो। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चिंता जाहिर की है, बिल्कुल कहा है कि भी राजनीति का जिस तेजी से अपराधीकरण हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों को, सभी को सोचना होगा। हर पॉलिटिकल पार्टी को राजनीतिक शुचिता और जो एक भाषा की मर्यादा है, अपनी मर्यादाओं में रहकर अगर काम करेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और राजनीति के लिए भी एक अच्छा कहीं ना कहीं सिनेरियो क्रिएट होगा, और एक संदेश भी जाएगा। तो देखिए, होता क्या है, जब आप सत्ता में होते हैं तब आपका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जब आप विपक्ष में होते हैं या सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तब आपकी आशाएं, अपेक्षाएं सत्ताधारी दल से कुछ और होती हैं। तो देखिए, ये बदलना पड़ेगा। सत्ता है, आती रहेगी, जाती रहेगी। आज आप सत्ता में, कल कोई दूसरा होगा, कल कोई तीसरा होगा। तो लेकिन जो एक राजनीतिक इस मामले में देखिए, वाजपेयी जी का कोई सानी नहीं था, वो विपक्षी लोग थे, उनके साथ भी अपना एक रिलेशन डेवलप करके रखते थे, वार्ता की मर्यादा को रखते थे। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो राजनीतिक लोग हैं, इन लोगों को सोचना होगा कि कोई आपसी लड़ाई नहीं है, विचार है। अब जनता जिसको चाहेगी, जनता जिसको जो विचार जिसका अच्छा लगेगा, उसको सत्ता का मौका देगी। बिल्कुल, उसमें कोई ठीक बात। अवधेश जी, भाई केंद्र की योजनाओं को तो लागू करती नहीं दीदी, केंद्र के कानूनों को तो लागू होने नहीं देती, आप लोग कैसे कह रहे हैं कि 200 पार कर लेंगे हम? तो देखिए, ममता जी का एक विचारधारा टोटली अलग हो गया। जब आप देखेंगे वाजपेयी जी के सरकार में जो उनका विचारधारा था, उससे टोटली ये डिग्रेड हो चुकी है। महत्वाकांक्षा उनकी इतनी कुर्सी का हावी हो चुका है कि अपने आप में वो आपा नहीं रहे, और वो खूनी संघर्ष पे चल दी। जो उपाध्याय जी ने जो बात कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स का हो गया, और से ये लगते हैं अवधेश जी, और लगते आए हैं। जब जब बवाल हुआ बंगाल में, तब तब ये आरोप लगा, ये षड्यंत्रकारी तो सिर्फ भाजपा के ही हैं, ये तो खुद इस तरह का बवाल करा रहे हैं ताकि हमारी पार्टी को बदनाम किया जाए, हमारे व्यवस्था को बदनाम किया जाए। अभी तक एक साल के अंदर 120 कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दिया गया टीएमसी के द्वारा। आप देखेंगे 8 अक्टूबर को 2 व्यक्ति पुलिस कस्टडी के अंदर, जो भारतीय बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसको मार के मार दिया गया। पुलिस कस्टडी के अंदर मारना, अब समझे कि कितना वहां पर लॉलेस सोसाइटी हो चुका है।
पूरी तरह से माल एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाए, डिरेल्ड हो चुका है, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वहां पे। पूरी तरह से सत्ता के सुख भोगने के लिए इतनी लालसा में ममता जी आगे बढ़ चुकी हैं कि खो गई हैं कि क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है। केवल तुष्टीकरण की नीति अपना रही हैं वो, केवल मुस्लिम वोटर्स को अपीजमेंट की काम कर रही हैं वो। आप अवधेश जी ये बताइए, यूपी में जब कोई विरोध करने जाए तो आप नजरबंद करा दो, आप उनके घरों के बाहर बैरिकेडिंग करा दो तो सब कुछ बढ़िया, और वहां अगर जाए कोई और उसका विरोध हो जाए तो बोले ना लोकतंत्र का गला घोट। देखिए, नजरबंद होता क्या है कि जब आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का, तो टोटली गलत आप बता रहे हैं यहाँ पे। होता क्या है कि आप देखेंगे कि जो आदमी क्रिस्टलिटी का काम करेगा उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसकी मानसा अगर ये हो जाए कि हमें आग लगाना है, अबेटमेंट करना है, तो स्वाभाविक है कि उस अबेटमेंट को रोकने के लिए कि हिंसा ना हो तो प्रिवेंटिव मेजर अपनाना पड़ता है। नहीं ठीक, बंगाल में तो आग भी लग रही है, गोलियां भी चल रही हैं, हत्याएं भी हो रही हैं। बंगाल तो चलिए 4 कदम आगे आपसे, लेकिन आरोप तो आप पर भी वही लगते हैं ना अवधेश जी, आरोप तो आप पर भी वही लगते हैं कि देखिए जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है विपक्ष का गला सीधा घोट देते हैं ये लोग। नहीं, ये गलत आरोप है। ना गलत कैसे भाई? आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बंद करा दिया, अरविंद केजरीवाल नजरबंद हो गए। गलत है वो तो अरविंद केजरीवाल जी का देखते रहिए। अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया आपने, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रात के 12 बजे उठा लिया आपकी पुलिस, थाने बंद कर दिया, बोले विरोध ना कर पाए कोई, भारत बंद का समर्थन ना कर दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा है तो रीट ऑफ सकते हैं। अगर लीगल डिटेंशन किसी का है, जुडिशियरी बैठा हुआ इसको देखने के लिए। देखिए मुद्दे की बात आई तो आपकी आवाज भी गड़बड़ हो गई, यानी कि वो दर्शकों तक मूल बात नहीं पहुंच पाई जो पहुंचनी चाहिए थी। एक बार फिर से दोहरा दें अवधेश जी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूं कि आप जो खंडन मैं करता हूं आपके आरोप का कि बीजेपी सरकार जहां ना मेरा आरोप नहीं, मैं तो अपनी चर्चाओं में जोड़ा। मैंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं को बिठाया, उन्होंने कहा कि मैं एक इस तरह महानगर अध्यक्ष जो गौतम बुद्ध नगर समाजवादी पार्टी बोले भैया मैं थाने से बात कर रहा हूं और ये दरोगा मोबाइल छीन रहा है, कल रात 12:15 बजे उठा ले आए मुझे, बोले बवाल कर दोगे तुम लोग। देखिए ऐसा है प्रिवेंटिव मेजर होता है, प्रिवेंटिव मेजर का काम करना होता है। अगर 24 घंटा के अंदर उससे इलीगल डिटेंशन है तो ठीक। अवधेश जी रोकूंगा आपको। आरबी उपाध्याय जी आपके पास भी आऊंगा। जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, उनके पास लिए चलेंगे। सबसे पहले तो ये श्री अरविंदो की भूमि, स्वामी विवेकानंद की भूमि, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमि को मैं नमन करता हूं और इस बंगाल की धरती को नमन करते हुए प्रेरणा देता हूं कि प्रदेश को आगे बढ़ाना है। इच्छुक भी है, उत्सुक भी है और पूरी ताकत से आगे बढ़ने का काम करेंगे। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वो इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका।
ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ममता जी, आपकी सरकार जाने वाली है। पहुंचे हैं, आपको बता दें कि डायमंड हार्बर, जहां पर वो बीजेपी के सीधे तौर पर मिशन को आगे बढ़ाते हुए और कह रहे हैं कि जब वो वहां आ रहे थे तो टीएमसी के गुंडों ने उनका काफिला रोका, हमला किया गया, काले झंडे दिखाए गए, विरोध किया गया, अराजकता असहिष्णुता हावी है बंगाल में, लगातार आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, आप भी सुन रहे होंगे, जेपी नड्डा का काफिला पहुंचा है, हालांकि वो मंचासीन हो चुके हैं और वो संबोधन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं असहिष्णुता अराजकता फैली हुई है और इस धरती को नमन करते करते उन्होंने कहा कि आप सब लोग तैयार रहिए मिशन 200 के लिए। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक रोड मैप होता है, एक काम करने का तरीका होता है और किसी न किसी स्ट्रेटेजी के तहत ही चुनाव लड़े जाते हैं। ये बात अलग है कि मैंने पहले कहा कि भाई जब आप सत्ता में होते हैं तो आपका काम करने का तरीका, भाषा कुछ अलग होती है। जब आप विपक्ष में होते हैं, एक चीज समझाइए आरबी उपाध्याय जी, एक चीज समझाइए, आप लंबा अनुभव रहा है आपका, तो जब सब राजनीतिक दलों को ये मालूम है कि इस तरह की स्थिति पैदा करने से, इस तरीके के हालात पैदा करने से हमारी जमीन खिसकेगी, सियासी जमीन खिसकेगी, वोट बैंक चला जाएगा, दूसरे प्रदेशों में नहीं देश भर में क्या परसेप्शन बनेगा, क्या छवि बनेगी, बावजूद इसके ये नियंत्रण क्यों नहीं है, कंट्रोल क्यों नहीं होता? क्यों चाहते हैं राजनीतिक दल या सत्ताधारी दल, क्यों बैठे बिठाए ये मुद्दे दे देते हैं कि जाइए और हमारी लुटिया डुबो दीजिए? देखिए, होता है, आप देखेंगे कि अगर इलेक्शन जो मुद्दे होने चाहिए, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पानी है, बिजली है, वो मुद्दों पे आप देखेंगे कि चाहे वो गरीबी है या मजदूर के हित में कोई काम है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसके विकास की बात कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये बात अलग है कि मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन यथार्थ के धरातल पर आप देखेंगे तो अगर उसकी बात की जाएगी तो फिर प्रश्न उंगली उधर भी उठती है। और उससे बचने के लिए आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टियां, मैनिफेस्टो की बात एक अलग है, लेकिन उसके बाद वो इसी बात पर चले जाते हैं, जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर। आप देखेंगे सहिष्णुता, असहिष्णुता और भी ये खूनी संघर्ष, यानी जनता को ऐसा मत भ्रम कर दिया जाता है कि जनता इससे आगे ये प्रश्न नहीं कर पाती कि भी इतने साल हो गए आजादी के और मेरे लिए पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा और कितने दिन में करेगा? उसके लिए तो वो जो मुद्दे होने चाहिए, वो मुद्दों से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां डिरेल करती थी। देखिए, आज आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात आपने की, तो कहते हैं कि भी यहाँ कानून व्यवस्था, पुलिसिंग, कोई हिंसा ना हो, इसलिए तो भी अगर मान लीजिए बंगाल के परिदृश्य में देखा जाए तो ममता भी ये चाहेगी बंगाल में कि मेरा शासन है, मेरे शासन में कोई हिंसा ना हो, तो वो पुलिस प्रशासन जो भी आप जहां दूसरे प्रदेश में यूज कर रहे हैं उसी चैनल को वो अपने प्रदेश में यूज कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, जो हमें अच्छा लगता है पॉलिटिकल पार्टियों को, जो भी राजनीतिक दल है, वो अपने तरीके से अलग अलग सिनेरियो गढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ पुलिस व्यवस्था है, पुलिस की जो व्यवस्था है वो अंग्रेजों को जमाने वाली है, उसमें एक रिफॉर्म की जरूरत है। आज भी जो काम करते हैं पुलिस वाले या जो भी पुलिस महकमा है, वो सत्तारूढ़ दल के हित में काम करता है, वो उसके एजेंट के रूप, जबकि होना ये चाहिए, उनकी प्रायोरिटी जनता होनी चाहिए और जनता के सरोकार होने चाहिए, लेकिन वो सेकेंडरी हो जाते हैं। और तो बड़ी बात, बड़ा सवाल कर दिया आरबी उपाध्याय जी। ऐसा तो शायद भविष्य में लगता नहीं, शायद लगता है उसके लिए तो कोई और युग में जाना पड़ेगा, तब जाकर ये व्यवस्था होगी, क्योंकि इस युग के लिए तो शायद है कि तरसना ही पड़ रहा है, क्योंकि अभी ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही कि पुलिसिंग अपने स्तर से काम कर पाए, जो व्यवस्थाओं के तौर पर उसको करनी चाहिए। सब सिर्फ और सिर्फ कठपुतली बनकर रह जा रहे हैं। अभी आप लोग बने रहिएगा, एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौटूंगा। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं, गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें, वाहन को लो बीम पर चलाएं,
दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बंगाल में बवाल है क्योंकि वोट का सवाल है। अवधेश कुमार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। अवधेश जी, एक बात चर्चा में आरबी उपाध्याय जी ने बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हर एक राज्य में अलग अलग पार्टियों के नैरेटिव होते हैं, अपने अपने स्तर पर। कोई सरकार नहीं चाहती कि बवाल हो, बलवा हो या फिर किसी तरह की अराजकता का माहौल हो। हर एक सरकार चाहती है बेहतर व्यवस्था जो हम वादा करके आए थे उसको दें, क्योंकि 5 साल बाद फिर जाना है हमें मैदान में। ऐसे में जब बीजेपी के साथ इस तरह का स्थिति और परिस्थिति बन रही है बंगाल में, बाकी कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई सामने नहीं आया, किसी ने एक प्रतिक्रिया नहीं दी। उम्मीद ये की जाती है कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अगर इस तरह का अराजकता का माहौल हो, इस तरह की असहिष्णुता हो, तो सभी राजनीतिक दलों को एक सुर में आवाज उठानी चाहिए और उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराना चाहिए। फिर वो लागू सब पर होती है, वो अवधेश कुमार पर भी लागू होती है, ममता बनर्जी पर भी लागू होती है। बिल्कुल मैं सहमत हूं इस बात, लेकिन बंगाल की जरूरत है कि बंगाल में आखिर टीएमसी के कार्यकर्ता कौन बने। जब सीपीआई का वहां से कम्युनिस्ट का जो स्विच ओवर हो गया, जैसे शासन में आई, शासन से पहले जो कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता थे वो स्विच ओवर होकर आ गए, टीएमसी के साथ आ गए। तो जब कम्युनिस्ट का शासन देखें और टीएमसी का शासन देखें, कहीं आपको अंतर नहीं आएगा। इनटॉलरेंस टोटली उस समय भी था और टीएमसी आई, उसी आधार पे आई, उसके बाद इसके साथ स्विच ओवर हो गया। तो कार्यकर्ता जो बेसिक जो उनके रहे वही स्विच ओवर तो कम्युनिस्ट रेज नहीं कर रही है। कारण क्या है कि उन्हीं के उस समय के पाले हुए थे, वो टीएमसी में आ गए। लेकिन सहमति के साथ साथ ये तो बता दीजिए कि अगर हाथरस की बिटिया से विपक्ष मिलने जा रहा था तो उनको लौटा दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए होता क्या है कि जब ऐसे छोटी सी घटना को जब आप देखते हैं, छोटी घटना थी आपके लिए अवधेश जी। सुन लीजिए, 1 मिनट सुनिए। यहाँ पे ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलने के लिए ना ये अवधेश जी ये तो बड़ी बात कह गए आप कह रहे हैं कि छोटी सी घटना, आप उस घटना को छोटी घटना मानते हैं जिस घटना ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया, यूपी की कानून व्यवस्था को कहां रख दिया ले जाकर। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप हाथरस की घटना को जब लेते हैं तो दूसरे जगह घटना को कैसे, बनारस की घटना को कैसे भूल जाते हैं जी। तो दलित की बेटी नहीं थी ना, बात उसकी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि बाकी जगह अगर कोई जाता है तो आप लोग वहां रोक देते हैं, फिर विपक्ष कहता है कि देखो हमको रोक दिया गया, नहीं जाने दिया। आपको कानून का खतरा, आपको कानून व्यवस्था का खतरा रहता है तो आप लोग व्यवस्था दीजिए ना। पुलिसिंग आपकी है, शासन आपका, प्रशासन आपका, उनको दीजिए, 4 लोगों को जाने दीजिए, मिलने दीजिए, क्या परेशानी है। देखिए बंगाल में भी अपेक्षाएं रखते हैं तो आरबी उपाध्याय जी, वही अपेक्षा रखते हैं। आरबी उपाध्याय जी, जो उम्मीद आज बंगाल में अवधेश कुमार करके बैठे हैं, वही उम्मीद बाकी इनके जहां पर सरकारें हैं, जिन राज्यों में बाकी विपक्ष भी बैठा है। लेकिन स्थिति अलग, जो आपने कहा कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, मैं अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं कर लीजिए। एक बात बताने का, विडंबना मलिक की हत्या जब आप हुई थी बिहार के पूछेंगे अंदर, तो प्रश्न का उत्तर न देके प्रश्न के परिदृश्य में आप दूसरा प्रश्न वो दाग देते हैं। वो कहते हैं कि हाथरस की बेटी की नहीं, भाई बनारस की बेटी की बात करिए। अरे बेटी बेटी है, चाहे वो बनारस की है, चाहे वो हाथरस की है, चाहे वो दिल्ली की है। हम बनारस की बेटी कह गए, वो प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में चले गए। बलरामपुर वाली बेटी को तो याद कर लो अवधेश जी। बनारस कह रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी हालांकि भूमि पूजन में लगे हैं इस समय, नहीं तो इस तरह की चीजें मत करिए। आरबी उपाध्याय जी, भाई कैसे ऐसे स्थिति ठीक हो पाएगी? आप जब सत्ता में हैं
तो फिर आप अपने हिसाब से व्यवस्थाएं करते हैं, फिर विपक्ष की आवाज को आप भी दबाने का काम करते हैं। और जब आप जहां विपक्ष में हैं वहां जाते हैं तो फिर आप अपने मन में ये लेकर जाते हैं कि यहां हम खुले तौर पर अपने हिसाब से चीजें कर लेंगे, और जब वहां आपको रोका टोका जाए, जहां आप पर लाठी भांज दी जाए, तो आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। भाई ये बड़ी समस्या है। ये राजनीति की विडंबना है, और इस विडंबना से देखिए कोई और नहीं, जो भी राजनीतिक लोग हैं इनको ही सोचना होगा। और इसके लिए कहीं भी देखिए लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं कोई शोभा नहीं देती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रोकने का मामला हो, पुलिस का हाथरस के केस में आपने देखा जो पुलिस का रवैया था, वो भी कोई सराहनीय कार्य नहीं है। तो देखिए अवधेश जी के लिए बड़ी छोटी घटना थी, वो कह रहे हैं वहां मीडिया पर पाबंदी लगा दी, जो मीडिया किस तरीके से कवरेज करने के लिए बॉर्डर पर जाता है, उस मीडिया को वहां रोक दिया गया हाथरस में, बोले ना वहां नहीं जाओगे। तो ये चीजें देखिए लोकतंत्र के लिए घातक है। आप असहिष्णुता की बात करते हैं, आप कहते हैं कि भी वहां गलत हो रहा है, तो देखिए दोनों जगह गलत हो रहा है, दोनों गलत को सही करिए। ये नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं तो वो ठीक है, दूसरा गलत कर रहा है तो मैं उसको आलोचना करूंगा या उसको मीडिया में लाऊंगा। देखिए मीडिया के लिए या पत्रकार के लिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, वो जो देखता है वो अपना विचार रखता है। ये बात अलग है कि भी सुबह से शाम तक 10 चैनल पे आपको जाएंगे तो 10 तरह के, कोई कहेगा बीजेपी, कोई कांग्रेस, क्यों अच्छा जो अगर मान लीजिए उनके फेवर में कुछ जा रहा है तो वो अच्छा है। मैंने इसीलिए कहा आरबी उपाध्याय जी, मैंने इसीलिए कहा कि देखिए क्या ममता दीदी अपना संघर्ष भूल गई हैं? क्या वो भूल गई हैं कि उन्होंने भी वो संघर्ष झेला है जब पैरों में चप्पल नहीं हुआ करती थी, इस तरह से आंदोलन होते थे उनके कि उन्होंने भी लाठी जब बजती थी तो भूल जाते थे लोग, कम्युनिस्ट लोग, कि महिलाओं पर लाठी बरसाई जा रही है, किस पर बरसाई जा रही है। मैंने कहा उनका संघर्ष भी याद दिलाया, लेकिन मैं वही बात अवधेश जी से भी कह रहा हूं। अवधेश जी मुस्कुरा दिए, वो कह रहे हैं कि छोटी घटना थी। मैं कहता हूं कि केवल हाथरस के ही क्यों लिया गया, क्यों नहीं बंगाल का लिया गया, बनारस का क्यों नहीं लिया गया उस वक्त? मेरा कंसर्न ये है। हाथरस क्या वहां पाकिस्तान में है क्या, या बनारस वहां अफगानिस्तान में है? अवधेश जी मैं तो यूपी की कानून व्यवस्था की कह रहा हूं, छोड़ दीजिए हाथरस, यूपी की कानून व्यवस्था की बात कर लेता हूं आपसे। मैं चाह रहा हूं कि ये डिबेट ड्रिल ना हो, ये बहस ट्रैक से इधर न जाए। मैं कुछ घटनाओं को याद दिला रहा हूं आपको। मैं कह रहा हूं ऐसी विचारधारा बाकी सब राज्यों में राजनेताओं की क्यों नहीं है, पार्टियों की? जब आप यूपी में जो चीजें करते हैं विपक्ष के साथ, बंगाल में अगर आपके साथ हो रही हैं, हालांकि बंगाल में जो हो रहा है उसकी निंदा है, भरपूर निंदा है हर तरफ से, लेकिन आप उम्मीद तो ये करिए कि हम भी तो उसी तरह की व्यवस्थाएं दें अपने अपने राज्यों में। बात को तो सब जगह का उठा था, केवल एक जगह के इश्यूज को क्यों उठाया? मेरा कहना है कि शक्ति मलिक की हत्या किया गया आरजेडी के, वहां पे FIR रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन किसी विपक्ष ने नहीं बोला कि वो दलित का एक लीडर था और शक्ति मलिक का हत्या क्यों कर दिया गया आरजेडी के लीडरों द्वारा। जी बाइनेम FIR आरजेडी के अध्यक्ष। ठीक अवधेश जी माफ करिएगा, ट्रैक पर आ जाइए। बंगाल में बवाल जो चल रहा है उस पर ही बात हो रही है। जेपी नड्डा जी मंचासीन है, वो भी लगातार संबोधन दे रहे हैं। मैं चाह ना ये बात आप बार बार नहीं दोहराएंगे कि हाथरस का जिक्र एक बार नहीं 1000 बार। हाथरस की घटना ने वो कलंक ला दिया सरकार के माथे पर जो नहीं मिट सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए वो कलंक है, वो उस तरह का कलंक है जो पूरे महीने भर उसको लेकर सरकार को चलना पड़ा। कैसी बातें कर रहे हैं अवधेश जी? अवधेश जी ये बताइए 200 को कैसे आप हासिल कर पाएंगे? मान लिया आप लोकसभा में 18 ले आए, 250 हमारी हत्या एक साल 2019 से 2020 के बीच में 250 कार्यकर्ता की हत्या कर दिया गया है बंगाल। नहीं तो यही आरोप तो लगा रही है, यही टीएमसी आरोप लगा रही है आप पर कि अपने कार्यकर्ताओं को मरवाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता मार दिए, सिंपैथी लूट रहे हैं। उनके पास कोई प्रूफ है? क्यों नहीं इसको इन्वेस्टिगेशन से स्पेशल सेल से? आपके पास सबूत है तो फिर आप क्यों नहीं उनको बंद कराते? क्योंकि ये तो आज ही नजारा आपको दिखाई दे दिया कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई आरके उपाध्याय जी, अब देखिए कुछ तथ्यों पर अगर बात कर ली जाए तो फिर प्रवक्ताओं को बेचैनी हो जाती है। अब कह रहे हैं उनके पास क्या सबूत है? आरोप प्रत्यारोप का ही दौर चल रहा है, आप भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा रही हैं। भाई सबूत तो कोई नहीं दिखा रहा, आप भी सबूत नहीं दिखा रहे कि दीदी का कार्यकर्ता था जिसने हत्या की। आप भी कह रहे हैं बंगाल में हत्या हो गई, दीदी कह रही है ये अपने ही लोगों को मरवा रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी
देखिए, राजनीति में कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद। ये पॉलिटिकल पार्टियां, देखिए इनका कोई अपना वो नहीं होता है। कार्यकर्ता, और ये सवाल इसलिए उठाया आरबी उपाध्याय जी, एक और थोड़ी सी छोटी सी टिप्पणी। अवधेश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे 250 कार्यकर्ताओं हत्या हो गई, 200 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। उन्होंने जो व्यवस्था की, आपके कार्यकर्ता ही नहीं, वहां पर जो हत्याओं का सिलसिला चल रहा है या बाकी कानून व्यवस्था फेल है, उसको भी उठाओ अवधेश भाई। तो यही जा रहा है कि प्रशासन जो है पूरी तरह से टीएमसी के रूप में काम कर रही है। प्रशासन पे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं। ठीक है आरबी उपाध्याय, अपना देखिए, सिर्फ बंगाल में ही क्यों, प्रशासन तो देखिए कोई भी प्रदेश है, वहाँ जो भी सरकार सत्तारूढ़ है वो उसके अंडर में काम करता है, उसके एजेंट के रूप में एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करता है। जैसे सरकारें चाहती हैं उसी तरीके से, और वो सरकारों को ज्यादा से ज्यादा खुश करने की जो प्रवृत्ति जो बढ़ी है वो निंदनीय है। देखिए, आप एक उदाहरण पेश करें, आपकी बहुत सारे स्टेट में आपकी भी सरकारें हैं, तो आप वहाँ उदाहरण पेश करेंगे, विपक्ष को स्पेस देंगे। देखिए, कोई भी जो भी सत्तारूढ़ दल है विपक्ष को स्पेस देना नहीं चाहता। तो ये जो है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। जबकि होना ये चाहिए कि आप अपनी बात रखें, उसे अपनी बात रखने से आप अपने प्रदेश में करेंगे तो दूसरे प्रदेश में एक उदाहरण पेश करेंगे आप कि भी हमारे प्रदेश में देखिए विपक्ष के लिए हमने ये स्पेस दिया। और सबसे महत्वपूर्ण ये इन सबके बीच कि जब सरकार में आप हैं और व्यवस्थाओं को आप दुरुस्त कर रहे हैं, तो फिर न कोई षड्यंत्रकारी वहां पर कामयाब हो सकता है, न कोई अपराधी कामयाब हो सकता है। आप अपने अधिकारियों की, अपनी पुलिसिंग की लगाम टाइट करिए। अगर आप ये कहते हैं कि ये विपक्ष की साजिश है या उसका कृत्य है, तो ये भी फिर आपका फेल्योर है। फिर आपको क्यों बिठाया सिंहासन पर, फिर दीदी को क्यों बिठाया, फिर आपको यूपी में क्यों बिठाया, बाकी राज्यों में क्यों बिठाया? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो आप लोगों को भी उस चीज़ के लिए व्यवस्थित रहना होगा और ये देखना होगा कि कहीं सरकार को साजिश के तहत फंसाने की या बदनाम करने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है, उसको भी उजागर करना होगा। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। आरबी उपाध्याय जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विशेष में इतना ही, नमस्कार।